नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं घनश्याम सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम जो राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है वो सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। जैसे देखा जाए कि रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर, आरएस का फर्स्ट पेपर में देखें तो समान रूप से अपने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है, हिस्ट्री एंड कल्चर, वो समान रूप से देखने को मिलता रहता है। तो हम क्या है कि सबसे पहले राजस्थान के पोर्शन में देखें तो ये अपनी सभ्यता है उनको लेकर के चलेंगे। जैसे देखा जाए अपने कोर्स में जो प्रमुख प्रमुख जो टॉपिक हैं वो देखा जाए, आप देख रहे होंगे सामने श्यामपट्ट पर। सबसे पहले देखे जाए तो प्राचीन सभ्यता और जनपद हैं उनकी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखेंगे। ये जो अपने वंश है, चौहान वंश है, चौहानों में सांबर के चौहान जयपुर वाले, अजमेर है, जालोर है और रणथंभौर के चौहान जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा देखा जाए कि गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों में देखें तो मंडोर और भीनमाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में मेवाड़ का इतिहास में देखें तो गोहिल वंश और सिसोदिया वंश जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और मारवाड़ के इतिहास में अगर देखा जाए, मारवाड़ इतिहास में तो जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। और जयपुर में या आमेर के जो कछुआ वंश है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बारे में सविस्तार हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक दिन। और किसान आंदोलन राजस्थान में किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ, तो किसान आंदोलन है आपका प्रजामंडल जो आंदोलन है ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से कर देंगे। और ये किसान आंदोलन भी अच्छी तरह से चुटकियों में उड़ा देंगे इनको भी। और जनजातीय आंदोलन है, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें भी। और राजस्थान का एकीकरण आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, और अच्छी तरह से कर देंगे। और प्रमुख व्यक्तित्व तो क्या है राजस्थान का, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब राजस्थान इतिहास का ये प्रमुख प्रमुख जो 8 से 9 टॉपिक जो हैं ये हम अच्छी तरह से कर लेंगे दोस्तों। ये समान रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरपीसी जो रीट है सब में समान रूप से आता है। आरएस का फर्स्ट पेपर में भी। और भी जो राजस्थान से संबंधित तो पशु परिषद, पटवार, ग्राम सेवक जो भी भर्तियाँ हैं, राजस्थान पुलिस है, उनमें समान रूप से ये सिलेबस रहता है ये दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात करें हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अगर देखा जाए कि सब इतिहास है क्या, कि बीती हुई घटनाओं को अगर देखा जाए, बीती हुई घटनाओं को अगर साक्ष्यपूर्वक देख लिया जाए तो वही अपना इतिहास है। कि प्राचीन काल में क्या बीता था, क्या घटित हुआ था, उनका अध्ययन अगर हम एक साक्ष्य के आधार पर करते हैं ना, अध्ययन अगर बीती हुई घटनाओं का जो प्रमाणिक जो स्रोत होता है उन्हें इतिहास कहते हैं दोस्तों। और क्या है, इतिहास के 3 कालखंड होते हैं। इतिहास जो है 3 भागों में इनको विभाजित करते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों, और आपका प्राग ऐतिहासिक काल यानी जैसे कि पाषाण काल था, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल यानी आधा इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो पाषाण काल देखा, सबसे पहले पाषाण काल देखा। पाषाण के केवल हमें पत्थरों के माध्यम से, पत्थर के औजार सब कुछ जो भी मिला, पत्थर के औजार मिले, पत्थर के जैसे कुल्हाड़ी, बर्तन, जो भी कुछ मिला वो पत्थर के मिला, तो वो था आपका प्रागैतिहासिक काल यानी जैसे कि पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में वह इतिहास होता है कि आधा इतिहास जिसको लिखा तो गया दोस्तों लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, वैदिक सभ्यता थी, उसमें क्या कि लिखा तो गया लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। अनुमान के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर केवल अनुमान लगाए गए थे कि ऐसा हुआ होगा। ये मार्कर है, जैसे कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, इससे यही अनुमान लगाया गया है कि आज जब ऐसा मार्कर है तो उस समय भी हमें ऐसा मिला। जैसे लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए इसको, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मार्कर था। शायद ही उस जमाने के लोग शिक्षित तो हुआ करते होंगे, उस समय के जो टीचर थे इससे मार्कर के द्वारा वो अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। ऐसा आदि ऐतिहासिक काल था दोस्तों। जैसा वैदिक सभ्यता और हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा देखने को मिला। इसमें क्या थे कि ये आदि ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है कि हम इसमें लिखा गया था लेकिन पढ़ नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि साक्ष्यों का अभाव था। साक्ष्यों का अभाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ब्रुष्टोफेदन लिपि जो थी, गोमूत्रात्मक लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी, दाएं से बाएं वो लिपि लिखी गई थी। ऐसे कि जैसे जैसे जैसे
मैं पहले लिख दिया, रा पहले लिख दिया, रा पहले आ गया, उसके बाद में रा बाद में मैं पहले, इस प्रकार से दाएं से बाएं वो लिखी जाती थी, यानी कि सर्पिलाकार अक्षर से लिखी जाती थी वो लिपि, जिसको हम पढ़ नहीं पाए। उन्होंने लिखा था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए उनको आदि ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि इसका सबसे पहले अध्ययन जो है वैदिक सभ्यता में मिला, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। जैसे कालीबंगा जो सभ्यता है, अपनी कालीबंगा जो सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता में क्या था कि घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी का उल्लेख है सबसे पहले वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है। और वैदिक सभ्यता में भी जो प्राचीन वेद था, वैदिक सभ्यता का प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए तो अथर्ववेद है। कई बार क्या है कि क्रम भी पूछ लेते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्रम याद रखना, कई बार क्रम पूछा है दोस्तों। प्राचीन पूछा जाए तो ऋग्वेद है, नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद है। अब क्या है, क्या कहाँ तक, हाँ, आदि ऐतिहासिक काल की चर्चा हमने कर ली। और ऐतिहासिक काल की चर्चा ये है दोस्तों, जिसको हम लिखे हुए को लिखा हुआ भी मिला और हम उसको पढ़ भी लिए, लेकिन प्रमाणों के साथ में हमने पढ़ा हुआ होता है ऐतिहासिक काल। जबकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था लेकिन पढ़ नहीं पाए। दूसरी बात, पढ़ नहीं पाए होंगे या फिर हमें प्रमाणिक स्रोत नहीं मिले, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अभाव था, तो आज श्रेणी में रखा गया। जबकि ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया, लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, और प्रमाणिक स्रोत भी हमें यहाँ से साहित्यों में भी, प्रमाणिक जो साहित्य हैं उसमें भी हमें लिखे हुए मिला कि ऐसा था। प्रमाणिक स्रोतों में उनको ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है, यानी कि वर्तमान इतिहास कहा जाता है दोस्तों, जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों। आज के जो ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यता है राजस्थान की प्राचीन, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। राजस्थान में अगर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे कालीबंगा सभ्यता का। किसका? कालीबंगा सभ्यता का। प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट था, एक ये अवशेष मैं कह सकता हूँ, एक भाग मैं कह सकता हूँ, उनका एक स्थल मैं कह सकता हूँ दोस्तों। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। कालीबंगा जो सभ्यता है ये गंगानगर, पहले गंगानगर में, वर्तमान में देखा जाए तो हनुमानगढ़ में इनको दर्शाया जाता है दोस्तों। तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में, इनकी जो स्थलाकृति देखें, स्थल देखें तो हनुमानगढ़ में। नदी पूछे तो घग्गर नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी के उपनाम अगर पूछा जाए, कई बार राजस्थान पुलिस पशु परिसर जो छोटी मोटी एग्जाम जो है अपनी रीट वगैरह उसमें पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम अगर पूछे दोस्तों तो घग्गर नदी के उपनाम है नट नदी, मर्त नदी, इसको घग्गर नदी को कहा जाता है। अब घग्गर नदी के अवशेष कहाँ से मिले? हमने पिछले थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है। घग्गर नदी के जो अवशेष हैं वो ऋग्वेद में मिले हैं। किसमें? वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था उसमें इसको घग्गर नदी को दरसदवती नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी जो है, ये सरस्वती नदी बहती थी, घग्गर नदी, इसको दरसदवती नदी भी कहा जाता है। किसमें? वैदिक युग में, सबसे पहले आपका ऋग्वेद में। अब देखिए दोस्तों, एल्फी टेसीटोरी ने सबसे पहले बताया था कि घग्गर नदी के बारे में एल्फी टेसीटोरी ने अवगत करवाया, ये भी ध्यान रखोगे दोस्तों। दूसरी बात ये है कि घग्गर नदी जो है अपनी, जो ये कालीबंगा जो सभ्यता बात कर रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में एल्फी टेसीटोरी ने बताया। और कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहली बार अगर खोज के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों नोट करो, सबसे पहले खोज की थी एगोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की एगोस ने। एगोस की फुल फॉर्म हो दोस्तों अमलानंद घोष। सबको पता है आपको कि एगोस की फुल फॉर्म अमलानंद घोष है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता जो है उनके बारे में एगोस ने तो खोज की। एगोस जाकर के ये बताया कि एगोस से प्राचीन काल में क्या था कि एगोस है वो घग्गर नदी से गुजर रहा था। अमलानंद घोष, उसने देखा कि शायद ही यहाँ प्राचीन अवशेष, हमें उनको कुछ अवशेष देखने को मिले, प्राचीन अवशेष। वह जाकर के किसको बताया? बीबी लाल और बीके थापर को बताया कि शायद ही ऐसा, मुझे ऐसा अनुमान लगा है। वह बता करके 1950 से 53 की मध्य की बात है, एगोस ने जब खोज की तो खोज की डेट अगर पूछा जाए तो 1950 से 53 दोस्तों,
1950 से 53 नहीं पूछ करके अगर आपको 51, 52, 53 या 50 दिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, तो ये नोट कर लो अलग से। कालीबंगा सभ्यता की नोट स्पेशल एक डेट पूछा जाए तो 1952 करना है आपको। क्या करना है? 1952 करना है। खोज किसने की? ए घोष ने की थी, यानी कि अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष जाकर के बीपी लाल और वीके थापर को संयुक्त रूप से बताता है, उन दोनों को बताता है कि मैंने यहाँ पर कुछ अनुमान ऐसा लगाया है दोस्तों। फिर उन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू करते हैं वो लोग, बीके लाल और बीके थापर, यानी कि ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर जो है वह 1961 से लेकर 1969 तक उन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू किया। 1961 से 1969 तक उत्खनन कार्य किया। तो उत्खनन की डेट पूछे कि कालीबंगा जो सभ्यता है अपनी, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन काल कितना था, यानी कि उनका उत्खनन कब से कब तक चला, तो 1961 से 1969 तक चला। और किसने किया? तो बीबी लाल और बीके थापर का नाम याद रखोगे। खोज की तो ए घोष ने की थी दोस्तों सबसे पहले। अब देखिए जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वह कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। अगर प्रथम राजधानी की बात करें मैं, कि प्रथम राजधानी की अगर मैं बात करूं तो प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, वो थी कालीबंगा सभ्यता की, ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी पूछे तो हड़प्पा थी, दूसरी पूछे तो मोहनजोदड़ो थी, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया है अपनी कालीबंगा सभ्यता को, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों। अब देखा जाए यहाँ से ये हो गया। अब पुरातत्व विभाग ने क्या किया कि इनके जो अवशेष हैं उनको हनुमानगढ़ में पूरा स्थल बनाया है। तो नोट करो आप फटाफट, कौन सा था वो? कालीबंगा के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए, कालीबंगा के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए, नोट करते जाओ आप साथ साथ में मेन चीज़ों को। कालीबंगा के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1985-86 में, कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1985-86 में हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय को संग्रहित किया है दोस्तों। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की है 1985-86 में। राजस्थान सरकार ने कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में राजस्थान सरकार ने की है। ये नोट कर लो एक बात। आगे लिखो, अब लिखो कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कौन कौन से हैं। ये गागर में सागर ही मान लेना दोस्तों, मैं फुल स्पीड से चल रहा हूँ, बोर्ड का बहुत कम प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार ये लिखो कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों काले रंग की चूड़िया है ले के साथ में, ऐसा नहीं चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट पता चले कि अधिक से अधिक, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मैटर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात यह है कि कालीबंगा के अवशेष कौन कौन से हैं। जल्दी करो, मात्र 5 मिनट और लेंगे बस, आप 5 मिनट की क्लास और होगी लास्ट में, कि कालीबंगा के अवशेष कौन कौन से हैं वो लिखो आप। क्या क्या मिला हमें कालीबंगा से? तो एक तो दोरे हुए जो जोत थे, दोरे जोते हुए खेतों के अवशेष मिले। जैसा कि दोस्तों के दोरे हुए जोतों के खेतों के अवशेष हैं वो ऐसे मिले हैं। प्रश्न पूछा जाए, पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था, पटवार में भी पूछा है, आरपीसी में भी बार बार पूछता है, आरएस की परी में भी पूछता है कि दोरे हुए खेतों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दोरे हुए खेतों के अवशेष हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। तो वो मिले हैं कालीबंगा से, दोरे हुए खेतों के अवशेष। जैसा कि दोरे हुए खेतों का मतलब ये नहीं कि जोत ही दोरी थी, ऐसा नहीं, दोरे हुए जोतों के खेत। जोत का मतलब होता है ऐसे उमरा जिसको कहा जाता है, खूड जिसको कहा जाता है, जो फिलहाल बरसात के बाद में आम जगह चलता रहता है ऐसा। दोरे हुए जोतों में यह था कि दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बात दिया कि एक तो सरसों और चने, जो सरसों पहले कटाई हो जाती है और उसके बाद में चने की कटाई होती है। दूसरी बात गेहूं और जौ की, गेहूं और जौ बादिया, ऐसे कि मिश्रित फसल। गेहूं और जौ को संयुक्त रूप से गोजरी कहा जाता है। मतलब गेहूं और जौ के साथ में जब कटाई होती है, कटाई के बाद में थ्रेशर के माध्यम से उनको निकला जाता है, निकला लेते हैं तो उनको गोजरी कहा जाता है। गेहूं और जौ की जो मिश्रित फसल होती है उनको गोजरी कहा जाता है। एक फसल तो ये करते थे प्राचीन काल में, कौन? सिंधु घाटी के स्थल से जो अपना कालीबंगा राजस्थान में है वो लोग।
दूसरी बात ये है कि जो सरसों और चना बारे थे, सरसों और चना, सरसों की क्या है कि हाइट ऊपर होती है और चने की हाइट छोटी होती है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि 3 मार्च से 5 से 15 मार्च के मध्य के महीने अंदर-अंदर 3 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में सरसों की कटाई हो जाती है अक्सर राजस्थान में। 3 मार्च से 15 मार्च, मार्च से 15 मार्च के बीच में, ठीक है? 1 मार्च से ये मानो आप। उसके बाद में 15 मार्च से लेकर के अप्रैल तक चने की कटाई होती है, ये मानो, ठीक है? लेकिन सरसों की कटाई पहले हो जाती है, उसके बाद में चने की कटाई करते हैं। वो लोग आसान से कटे थे, आज भी ऐसा होता है कई जगहों पर और पहले भी ऐसा हुआ होता था। तीसरा अवशेष लिखो आप। तो संयुक्त रूप से कटाई थे, यानी कि दोहरे जोते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा हनुमानगढ़ से हमें देखने को मिला। आगे लिखो, और क्या मिला हमें यहाँ से? मिट्टी का बना हुआ हल मिला। मिट्टी का बना हुआ हल मिला। अब देखिए मिट्टी का हल कैसे मिला? जैसे मिट्टी का हल था, मतलब मिट्टी का हल तो ऐसा मिल नहीं सकता था, तो वो लकड़ी का ही था। अरे कालीबंगा से हमें जब कालीबंगा से मिट्टी की नालियाँ मिली है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दिनहीन बस्ती थी। क्यों थी? क्योंकि कालीबंगा के लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वीआईपी लोग थे, क्योंकि उनके पक्के मकान थे। लेकिन अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ के कालीबंगा के जो लोग थे वो दिनहीन बस्ती थी, गरीब बस्ती थी। क्यों थी वो? क्योंकि वो लोग झोंपड़ियों में रहा करते थे। उन लोगों के जो मकान थे, उनके घर जो थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे दोस्तों। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमें स्थल मिले हैं, जितने भी मकान देखने को मिले हैं, वो सब पक्की हुई ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के थे, लेकिन सिंधु घाटी का ही भाग राजस्थान के कालीबंगा हनुमानगढ़ में, यहाँ से हमें कच्ची कच्ची ईंटों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। दूसरी बात ये है, यहाँ से हमें ये जो हल है वो मिट्टी का मिला। कैसे मिला? लकड़ी का हल था, लेकिन वो मिट्टी में जब प्राचीन काल में दब गया था। आज वर्तमान में जब 1950 में स्वतंत्रता के पश्चात का जो सबसे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात का सब ये नवीनतम अगर स्थल की खोज की हुई थी वो कालीबंगा हुई थी 1950 से 53 में खोज। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि 1900 भारत देश आज़ाद होने के पश्चात राजस्थान का या भारत का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा खोजा गया दोस्तों? तो कालीबंगा खोजा गया था 1950 से 53 में। एग्जिट डेट अगर पूछा जाए तो 1952 थी दोस्तों। मिट्टी के हल की बात ऐसी आती है कि मिट्टी का नहीं था, हल तो लकड़ी का था। हल तो लकड़ी का था, लेकिन प्राचीन काल में जब भी भूकंप बाढ़ जो भी आया था प्राचीन काल में जो आया था, तो मिट्टी में दब गया था। लेकिन वो मिट्टी का जो हल था उनको तो वो बोलते हैं दिमक जिसको बोलते हैं, दिमक ने लकड़ी को तो खा लिया, लेकिन जो मिट्टी मिट्टी थी वो बची थी। तब हम कह सकते हैं कि जो हमें मिट्टी का हल मिला वो मिट्टी का नहीं था। हल तो मिट्टी का नहीं था, लकड़ी का था। लेकिन हम कहने का मतलब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हमें मिट्टी का ही हल मिला था। एक बात, अवशेषों की बात हमने कर ली। अब दूसरी बात है अवशेषों में आगे देखो कि कपास की खेती के अवशेष मिले, क्योंकि सूती कपड़ा मिला था हमें। यहाँ से क्या मिला? सूती कपड़ा मिला, तो कपास की खेती मिल गई हमें यहाँ से। आगे लिखो, भूकंप के अवशेष मिले मकानों में दरार होने के कारण। मकानों में जब दरार मिली तो हम कह सकते हैं कि भूकंप के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले थे। विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा के अवशेष हमें यहाँ से मिले कि एक बच्चा की खोपड़ी मिली, बीका माने 6 छेद मिला। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग शायद ही डॉक्टर भी थे, मतलब डॉक्टर चिकित्सक तो वो थे, क्योंकि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद, मतलब शल्य चिकित्सा, जिसको जल कपाल कहा जाता है ना, वो खोपड़ी के अंदर जो पानी भरता है फिर ऐसे साइडों में उसको छेद निकाल करके उनको निकाला जाता है। साइंस की भाषा में कहते हैं उनको हाइड्रोसिफिलस कपाली रोग, जिसको बोला जाता है जल कपाली रोग बोला जाता है, जिसको एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले। तो शल्य चिकित्सा के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिले दोस्तों। अग्निकुंड के अवशेष हमें यहाँ से मिले, और युगल और प्रतीकात्मक समाधि के अवशेष भी दोस्तों हमें यहाँ से मिले हैं। जैसा कि युगल समाधि, मनुष्य के साथ में जानवर का अवशेष मिला। जानवर का दफनाना, मनुष्य के साथ में जानवर का दफनाना, यानी कि जानवर, उनका प्रिय जो जानवर था वह था दोस्तों कुत्ता, सवान जिसको कहा जाता है। हम गंडगड़ों भी कह जाते हैं गंडगड़ों खाजिया को दोस्तों। तो सवान या गंडगड़ा के अवशेष भी हमें यहाँ से देखने को मिला है दोस्तों। आगे चर्चा करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की चर्चा और होगी दोस्तों, उसके बाद में इनको निपटाएंगे दोस्तों। प्रतीकात्मक समाधि यानी मनुष्य के साथ में
प्रतीकात्मक समाधि, मनुष्य के साथ में उसकी प्रिय वस्तु को दफनाया, उनको प्रतीकात्मक समाधि। देखिए यहाँ से हमें एक मनुष्य के साथ में एक जो समाधि मिली उसमें दर्पण हमें देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो दर्पण से अधिक प्यार किया करता हो गया, मतलब दर्पण से उनकी प्रिय वस्तु थी वो दर्पण। आगे लिखो, तांबे का बना हुआ वर्षभ या ऊंट मिला, वो बैल मिला तांबे का। दूसरी बात, तांबे की चूड़ियाँ मिली, तांबे की चूड़ियाँ मिली दोस्तों। और तांबे का बना हुआ वर्षभ या बैल मिला। बैल बोलते हैं वर्षभ, वर्षभ को बैल भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखोगे। तांबे के तोल के बांट मिले, मतलब तांबे के जो औजार हैं वो सबसे अधिक हमें यहाँ से देखने को मिले हैं दोस्तों। तंदूरी चूल्हा जो ईरान से संबंध दर्शाता है दोस्तों, और स्वास्तिक के चिन्ह मिले, और बेलनाकार मोहर मिली, मेसोपोटामिया से संबंध दर्शाती है बेलनाकार मोहरें। तंदूरी चूल्हा ईरान से संबंधित है। तंदूरी चूल्हा ईरान की सभ्यता से हमें देखने को मिला, तो ईरान से संबंधित है ये तंदूरी चूल्हा। और मेसोपोटामिया की जो मोहर है मेसोपोटामिया की, उनसे हमें ये देखने को मिला है। मेसोपोटामिया की तंदूरी चूल्हा ईरान से मिला है, और ऊंट के कपाल के अवशेष मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं दोस्तों, और तांबे व तोल के पाठ मिले हैं। ये मैंने आपको मुख्य नोट करवा दिए। दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। दोहरी रक्षा, जैसे कि एक दीवार थी, दूसरी ये होगी, तो दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष हमें यहाँ से देख। जैसा कि बात कर रहे थे हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहाँ से दर्शा रही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का दर्शन जो है हमें वो मेसोपोटामिया, बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया से हमें मिलती जुलती मिली है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि हमें जो समाधान की यहाँ से जो समाधान की पद्धति मिली है वो 3 प्रकार की मिली है। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और एक तो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और एक है कलश समाधान। पूर्ण समाधान वह होता है दोस्तों, पूर्ण समाधान मतलब पूरी की पूरी बॉडी को, डेड बॉडी जो थी पूरी को दफना दिया जाता था, उसको कहते हैं पूर्ण समाधान। एक होता आंशिक समाधान, यानी कि 2-4 दिन के लिए जानवरों को खाने के लिए उनको खुले में छोड़ दिया जाता था, उनको कहा जाता है। उसके बाद में जो बच्चा हुआ, जो हाड़-पांचली थी, उनको दफना दिया जाता था, यानी कि आधी बॉडी को दफनाया जाता था खाने के पश्चात, जानवरों के खाने के पश्चात, तो उनको कहा जाता है आंशिक समाधान। तीसरी बात यह है कि पूर्ण समाधान, पूरी बॉडी दफनाना, आंशिक कुछ समय के लिए छोड़ना, उसके बाद में दफनाना, और एक होता है कलश समाधान, जैसे कि आज दाह संस्कार करते हैं, आज हम जो दाह संस्कार करते हैं उस प्रकार से पूरी बॉडी को दाह संस्कार करना, उनको कहते हैं कलश समाधान दोस्तों। क्या कहते हैं? कलश समाधान। अब कालीबंगा सभ्यता जो है, इनके जो स्तर हैं, इनसे कालीबंगा सभ्यता से 5 प्रकार के स्तर मिले हैं। कितने? 5 प्रकार से। 2 तो थे हड़प्पा से, प्राक हड़प्पा के स्तर पर प्रथम और दूसरा, पहला और दूसरा जो स्तर था वो थे प्राक हड़प्पा के स्तर, जबकि तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो हड़प्पा के समकालीन स्तर थे। वो कैसे थे? हड़प्पा के समकालीन स्तर हमें देखने को मिला है। अगर आगे बात करें हम कि कालीबंगा की जो सड़कें थी, कालीबंगा की जो सड़कें हैं ना, सड़कें वो मुख्य घरों के विपरीत हुआ करती थी। जैसे कि आज हम क्या करते हैं कि ये सड़क है, तो हम यहाँ जब मकान बनाएंगे, ये मकान बनाएंगे, तो इस साइड में इस सड़क के सामने तो खोलेंगे ना, लेकिन वो लोग क्या करते थे, ऐसे उस साइड में खोलते थे विपरीत रूप से। तो मुख्य सड़क से विपरीत दिशा में कालीबंगा के सड़कें जो है, सड़कों के जो मकान है वो विपरीत दिशा में मुंह होता था, और कालीबंगा की सड़कें वो समकोण पर काटती थी, और ग्रिड पद्धति के ऊपर ये नगरीय सभ्यता थी, जो ग्रिड पद्धति के आधार पर, यानी कि जालनुमा, जैसे कि आज की जो जयपुर है, आज का जो जयपुर है, जो ग्रिड पद्धति के आधार पर बसा हुआ जयपुर भी। इस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता की मुख्य घटनाएं देखने को मिली है। ये है घर बनाने की पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेम्सफोर्ड ये पद्धति भी उनको कहा जाता था दोस्तों। और सड़क के किनारे लोग है वो घर वो अधिक रूप में बनाया करते थे, खुलते थे, विपरीत दिशा में बनाते थे सड़क के किनारे, और जालनुमा बनाते थे, इस प्रकार से समकोण पे काटते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने आज बात की है कालीबंगा सभ्यता के बारे में, मतलब मुख्य बातें की है। अगर कालीबंगा के सभ्यता के बारे में आज का लेक्चर कम से कम 2-3 घंटे का होता, अगर डिटेल से करते तो, लेकिन हमने मुख्य बातें की है। इस प्रकार से 20 मिनट में हमने इनको समटा दिया है दोस्तों, कम से कम 20-25 मिनट में निपटा दिया है दोस्तों। कल बात करेंगे बैराट, आहड़, आपकी आगे की जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, विराट सभ्यता है, आहड़ है, उनके बारे में इस प्रकार से मुख्य बातों के ऊपर हमने
चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक, इस लेक्चर को आप शेयर करो ताकि विराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की तरह ही